देखिए, सीट एक फंसेगा पेच, ये सवाल हम कर रहे हैं। नमस्कार। राज्यसभा की 10 सीटें लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद खाली हो गई हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं, जिनमें हरियाणा की अगर बात करें तो एक सीट शामिल है। बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करने की जुगत में लगी हुई है। हम इस मुद्दे पर इस खास कार्यक्रम में चर्चा भी करेंगे। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में राज्यसभा की कुल 10 सीटें लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद खाली हुई हैं। इनमें से एक सीट हरियाणा की है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा में जीत के बाद राज्यसभा सीट खाली हो गई है। अब सत्ताधारी दल बीजेपी हो या विपक्षी दल, इस सीट पर जीत हासिल करने की जुगत में लग गए हैं। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कितनी सीटें खाली हुई और हरियाणा की एक सीट का सियासी गणित क्या कहता है? आइए इन तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा की कुल सीटों की बात करते हैं। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 233 मेंबर होते हैं। वहीं मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। हरियाणा में राज्यसभा की गणित की बात करें तो कुल हरियाणा के हिस्से में 5 सीटें राज्यसभा की आती हैं। इनमें से अभी 3 बीजेपी के खाते में हैं, तो एक निर्दलीय के और एक खाली हो चुकी है। हरियाणा से राज्यसभा सांसदों की बात करें तो बीजेपी से सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा और कृष्णलाल पवार आते हैं। वहीं कार्तिक शर्मा निर्दलीय तौर पर राज्यसभा पहुंचे हैं और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से एक सीट खाली हो गई है। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो सुभाष बराला जो जाट समुदाय से आते हैं, तो वहीं रामचंद्र जांगड़ा पिछड़ा वर्ग से आते हैं। इसके अलावा कृष्णलाल पवार दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी अन्य समुदाय के उम्मीदवार पर भी राज्यसभा के लिए दांव खेल सकती है। अब हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में फिलहाल 87 मेंबर हैं। इनमें बीजेपी के 41 विधायक हैं, तो कांग्रेस के 29 विधायक हैं। जेजेपी के 10 विधायक हैं। वहीं इनेलो की तरफ से 1 विधायक है। हरियाणा लोकहित पार्टी की तरफ से भी 1 विधायक है और अन्य की बात करें तो 5 विधायक हैं। अब हरियाणा विधानसभा में पक्ष और विपक्ष की गणित की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल की तरफ से कुल आंकड़ा 43 हो जाता है। इनमें बीजेपी के 41, एचएलपी का 1 और एक निर्दलीय शामिल है। वहीं विपक्षी दलों की गणित की बात करें तो कांग्रेस के 29 विधायक हैं, जेजेपी के 10 और इनेलो का 1। इसके अलावा 4 निर्दलीय, यानी सभी विपक्षी दल और 4 निर्दलीय साथ आते हैं, तो यह आंकड़ा 44 तक पहुंच जाता है। तो सिलसिलेवार जैसे हमने इन आंकड़ों को समझा, उससे ये साफ हो गया है कि विपक्षी एकजुटता के सामने लोकसभा चुनाव जीतना बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए चुनौती भरा होगा। जो भाजपा की सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि विपक्ष को मिलके अपना एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले में। क्रॉस वोटिंग ही एक ऐसा रामबाण फॉर्मूला होगा जो बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में एक सीट पर जीत हासिल करवा सकता है। जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने खुलकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मदद की थी। चुनाव के बाद वो सीएम नायब सिंह सैनी से भी मिले। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को उनसे समर्थन की उम्मीद रहेगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी बीजेपी की राह आसान कर सकती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, देखिए अंकगणित क्या है, आंकड़े क्या हैं, वो हमने इस पैकेज के माध्यम से भी जनता को भी समझाए, खुद भी हमने समझा। अभी आप किस तरह से देख रहे हैं इन आंकड़ों को समझने के बाद? ये जो राज्यसभा का ये जो चुनाव होने जा रहा है, कितना दिलचस्प आप इसे मान रहे हैं?
देखिए सृष्टि, दिलचस्प तो है ही, और एक एक जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती जा रही है लगातार, उसी तरह से राज्यसभा की एक सीट ने भी देखिए लोकसभा चुनाव के बाद सियासी गर्मी बढ़ा दी है, और सभी लोग दौड़ धूप में लगे हैं। जो राज्यसभा में जाना चाहते हैं वे भी, और अपना अंक गणित किस प्रकार से उसको ठीक ठाक किया जाए और यह एक सीट जो है वो जीती जाए, इसकी जुगत में भारतीय जनता पार्टी भी जुटी हुई है। और भाजपा ने देखिए पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने अपने उम्मीदवार को चुनकर भेजा, भले ही उनके पास संख्या बल कम था, चाहे सुभाष चंद्रा की बात करें या कार्तिकेय शर्मा की बात करें, तब भी उन्होंने शाही कांड सामने आया, उस समय भी सुभाष चंद्रा के मामले में भी, उसके बाद कार्तिक शर्मा का मामला आया, उस समय एक कांग्रेस के एक जो विधायक थे उन्होंने अपना वोट दिया, जिस वजह से वो चुनाव भी जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कार्तिक शर्मा ने जीतने का काम किया। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, और एक वोट का जो अंतर है वो अभी भी पड़ रहा है, यानी कि 43 सदस्यीय जो है वो सरकार के साथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास सदस्य संख्या 43 है, लेकिन विपक्ष के पास 44 है। लेकिन एक बात इसमें सृष्टि स्पष्ट रूप से मैं भी यहां बताना चाहूंगा कि एक तो राज्यसभा चुनाव में व्हीप का कोई रोल नहीं होता, यानी कि 3 लाइन जो व्हीप जारी की जाती है वो राज्यसभा चुनाव को लेकर लागू नहीं होती, ऐसा संविधान के जो जानकार हैं वो समझते होंगे, क्योंकि ऐसा कई राज्यों में पहले भी हुआ है जिसमें व्हिप जारी कर दिया गया, बावजूद वो दरकिनार करते हुए विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। हॉर्स ट्रेडिंग का एक ट्रेंड रहता है पूरे देश में, इस प्रकार के मामले देखने में मिले हैं। और देखिए फरवरी में भी जब राज्यसभा चुनाव हुआ उस दौरान भी काफी क्रॉस वोटिंग के मामले सामने आए और उसमें व्हिप का रोल नहीं था, यानी कि विधायक जो है वो स्वतंत्र होता है अपना विवेक से मत देने के लिए, क्योंकि जो व्हिप जारी होती है वो विधानसभा के लिए होती है, वो चुनाव जो करवाता है राज्यसभा का वो चुनाव आयोग का मामला है, यानी व्हिप का कोई रोल नहीं है। तो ऐसे में स्वतंत्र है विधायक। अब देखने वाली बात है कि जो जेजेपी के विधायक, 2 विधायक अभी भी रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सियाग लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और उधर देवेंद्र बबली देखिए कांग्रेस नेत्री के कार्यक्रम में भी शामिल हुए और उनके कार्यालय में भी कुमारी शैलजा कल गई थी। तो ऐसे में सब कुछ अभी उलझा हुआ है जेजेपी का मामला, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति सुविधाजनक है। देखने वाली बात है कि वो कौन सा उम्मीदवार का चेहरा लाती है। कई चेहरों की चर्चा है, अभी एक चेहरा जो है वो बड़ा चर्चा में आया है, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू देखिए लुधियाना से पहले कांग्रेस की राजनीति करते रहे, बेअंत सिंह के पोते हैं, और अभी वे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन चुनाव हार गए। बावजूद इसके उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उनके लिए भी एक राज्यसभा सीट की जो है वो 6 महीने तक उन्हें चुन के कहीं न कहीं किसी राज्यसभा से या किसी और लोकसभा से चुन के जाना जरूरी है। तो ऐसे में राज्यसभा के लिए उनके नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा आएगा जो कांग्रेस से भी टूट कर आ सकता है। कई तरह की चर्चाएं, देखने वाली बात है कि कौन सा चेहरा पहले आगे ले आया जाता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें किस प्रकार की रणनीति दिखाती है। क्योंकि आपने अभी रिपोर्ट दिखाई, उसमें भी दिखाया कि सभी जो एक जाट समुदाय से सुभाष बराला है, एससी से कृष्ण पवार है, और जो बीसीए से रामचंद्र जांगड़ा है, और जाट समुदाय से देखिए दीपेंद्र हुड्डा थे, उनके इस्तीफे के वो लोकसभा में चुन लिए गए। तो ऐसे में अब किस पर दाव खेलती है भारतीय जनता पार्टी, देखने वाली बात होगी। रवनीत बिट्टू भी उनके लिए बढ़िया हो सकते हैं क्योंकि जट से के उम्मीदवार हैं, और दूसरी ओर वैश्य समुदाय से भी चाहते हैं कि एक राज्यसभा में उनका भी प्रतिनिधि जाए, तो उनकी भी एक इच्छा है। कार्तिक शर्मा ब्राह्मण हैं, तो वो भले ही निर्दलीय हों लेकिन वो राज्यसभा से गए हुए हैं। तो ऐसे में किसको खुश करना चाहेगी। और एक और भी बात है कि एससी वर्ग इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में कुछ नाराज दिखाई दिया, तो उन्हें भी अगर देखिए भले ही कृष्ण पवार है एससी समुदाय से, लेकिन ऐसी भी चर्चा है कि एससी वर्ग को खुश करने के लिए किसी एससी चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी आगे ला सकती है। ठीक है अमित। जादौन साहब का मैं रुख करना चाहूंगी। जादौन साहब, चेहरे पर भी बात करेंगे जैसा कि अमित जी ने भी जानकारी दी तमाम, लेकिन उससे पहले व्हिप की ताकत, व्हिप के जोर का जिसका अमित जी भी जिक्र कर रहे थे, अगर ये जोर नहीं चल पाएगा उतना तो क्या माना जाए कि जेजेपी के विधायक खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए अभी राज्यसभा की सीटें खाली हुई है, तो खासतौर से लोकसभा चुनाव में जो प्रतिनिधियों के चुने जाने से वो उपचुनाव हो रहे हैं, सभी 10 सीटों के उपचुनाव है, और हरियाणा में भी जो एक सीट का है वो उपचुनाव है। लेकिन अभी तक कोई बहुत पॉलिटिकली कोई चेहरा जो है इस तरह से नहीं आया सामने कि ये इनकी संभावनाएं ये आंकी जाए कि ये चुनाव लड़ सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष
किसी को लेके आ सकता है। तो विपक्ष की तो यहाँ जिस तरह से बिखराव है, मुझे तो एकजुटता पर बड़ा संदेह है। मुश्किल है कि एकजुटता वो 44 का आंकड़ा एकजुट कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करीब करीब है 44 के आंकड़े पे, तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनके काफी नजदीकी दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी के 2 विधायक पहले से उनका समर्थन कर रहे हैं, तो वो जो है 41 से 43 हो गए, एक और जो है निर्दलीय है। तो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है 44 का आंकड़ा तय कर सकती है, लेकिन मुझे ज्यादा संभावना ये दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के समीकरणों को साधने के लिए कोई ऐसा प्रत्याशी ला सकती है जिससे उनको जो है विधानसभा चुनाव में काफी मदद मिले। जो मतदाता वर्ग पार्टी से अलग हो गया है, ऐसा माना जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग अलग हुआ है, कुछ और मान लीजिए अन्य पिछड़ा वर्ग में भी मुख्यमंत्री लेकर आए थे या उनको जरूरत महसूस होती हो, जैसे अभी वो रोड समुदाय से उनको हरियाणा कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे किसी समुदाय से पिक कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो आप कह रहे हैं कि इस एक उपचुनाव से विधानसभा चुनाव भी साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी, जिस तरह से चेहरे को लेकर आप बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी, अभी मनोहर लाल जी का भी आपने संबोधन सुनाया था, वो कह रहे हैं कि पसीना सूखने नहीं देना है और तीसरी बार सरकार बनानी है और पूर्ण बहुमत की बनानी है। तो अभी मेरे को लगता है कि कुछ दूसरे समीकरणों की बजाय विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर ज्यादा जोर रहेगा और उसको ध्यान में रखते हुए ही कोई ऐसा प्रत्याशी तय किया जाएगा ताकि पार्टी को समर्थन मिले और जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह की कमियां देखने को मिली है वो कमियां दूर हो जाए। ठीक है, अमित आप बताइए, देखिए विपक्ष भी तो कोशिश करना चाहेगा कि जो खाली हुई सीट कांग्रेस की क्योंकि पहले से गई है, तो विपक्ष की भी कोशिश रहेगी कि उसी के पास आए वापस। देखिए सृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी संख्या बल की दृष्टि से हरियाणा में जो है वो उसे अल्पमत सरकार बाहरी तौर पर बताया जा रहा है। अभी विधानसभा में उनका फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है। तो मेरा मानना है कि राज्यसभा का चुनाव देखिए 6 महीने के अंतराल में ही होना चाहिए। हालांकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग जो है वो पूरा अपना शेड्यूल बनाकर 10 की 10 सीटें जो देश भर में राज्यसभा की खाली हुई हैं, क्योंकि उन पर जो पहले से जो चुने हुए लोग थे वे लोकसभा में चुने गए, तो इसके चलते उनकी सीटें रिक्त हो गई। तो ऐसे में उनके लिए अगले कुछ 1 या 2 महीने के अंतराल के दौरान ही इस सीट के लिए भी शेड्यूल जारी करेगा चुनाव आयोग कार्यक्रम बनाकर। तो ऐसे में कई समीकरण साधने की कोशिश तो की जाएगी। और विपक्ष देखिए कमजोर है, क्योंकि भले ही हुड्डा ने लगातार कोशिश की है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी, और अभी लोकसभा में चुने गए रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से भी बयान आया कि सरकार जो है वो अल्पमत में इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे सरकार बर्खास्त नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने 11 और 13 मार्च को ही अपना फ्लोर टेस्ट पास किया था नायब सिंह सैनी सरकार ने। तो ऐसे में अब देखिए सबसे अहम सवाल है कि क्या विपक्ष इतना मजबूत है और क्या संख्या बल की दृष्टि से वो एकजुट है। तो क्योंकि विपक्ष की एकजुटता पर संदेह है, इसका सीधा लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भले ही उनके पास संख्या बल कमजोर है, लेकिन फिर भी उनके पास जेजेपी की जो बिखरी हुई पार्टी है, उनके बिखराव है उनके बीच में, और जो उनके 2 विधायक उनके साथ घूम रहे हैं, कई मौकों पर उनके साथ दिखाई देते हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बिल्कुल समर्थन किया था, खुलकर समर्थन किया था। अब देखने वाली बात है कि वो भी इसी तरह से साथ रहेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो चेहरा सामने लाएगी वो इस चुनाव में जो राज्यसभा की एक सीट है वहां से चुनकर जाएगा। और ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के देखिए 7 राज्यसभा सदस्य थे जो अभी लोकसभा में चुने गए हैं, तो इस बार उन्हें इसमें भी लाभ मिलेगा जो उनके चुन के जा रहे हैं। इनमें भी 10 में से भी उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि बिहार में मीसा भारती जो पहले राज्यसभा में थी वे वहां से लोकसभा पाटलिपुत्र से चुनी गई। तो ऐसे में उनकी जो सीट रिक्त हुई है, तो अब वो जो वहां नीतीश कुमार जेडीयू के साथ गठबंधन है, तो निश्चित रूप से वहां से जो चेहरा आएगा चुनकर वो जेडीयू या भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य जीतेगा। और ऐसे ही हरियाणा में भी भले ही दीपेंद्र हुड्डा सीट खाली उनके जाने से हुई है, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी इस पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और जो विपक्ष की जो एकजुटता नहीं होने से उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी यहां उठाने का काम करेगी। उम्मीदवार चाहे वो वैश्य कम्युनिटी से लाए, एससी से लाए या जट सिख से, जैसे रवनीत बिट्टू के नाम की चर्चा चल रही है, अगर उन्हें लाया जाएगा तो निश्चित रूप से जो जाट के साथ साथ
जट सिख समुदाय को भी साधने की एक बड़ी कोशिश जो है वो यहाँ की जा सकती है। जी ठीक है, ठीक है। जादौन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि मैंने अमित जी से भी सवाल किया कि विपक्ष की भी तो कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी, कुछ तो प्रयास विपक्ष भी करेगा कि ये सीट जो है उन्हीं के पाले में आए, तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? साथ ही जिस तरह से अमित जी ने भी भारतीय जनता पार्टी किन चेहरों पर दाव लगा सकती है या किन चेहरों को सामने लेकर आ सकती है, उस पर भी आप इन्होंने अपनी बात रखी। आप क्या समझते हैं, अगर विपक्ष के लिहाज से इसे देखा जाए, वो बात चेहरे की हो या आपसी तालमेल बनाने की, कांग्रेस जेजेपी में आपसी बातचीत करने की, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस तो कोई भी विपक्ष की पार्टी है वो हमेशा चाहती है कि सदनों में उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा हो और वो सत्तारूढ़ दल को मात दे सके और सत्तारूढ़ दल की बढ़त को रोक सके। ये हमेशा प्रयास रहता है। वो अपनी संख्या बढ़ाने पर भी जोर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि संख्या गणित साथ में होना चाहिए। अब जैसा कि इंडिया गठबंधन की एकता हुई थी, वैसा हरियाणा में मुझे संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके और राष्ट्रीय दलों के बीच में बड़े मतभेद हैं। और अभी जो है नारा भी दिया था उन्होंने, क्योंकि जेजेपी की तरफ से क्षेत्रीय दल ही जो है जनता की आवाज उठाते हैं, राष्ट्रीय दल ये सब नहीं करते। तो राष्ट्रीय दलों की जिस तरह की आलोचना, तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दल जिस तरह से मुद्दा बना के चल रहे हैं राष्ट्रीय दलों के खिलाफ, तो यहाँ हरियाणा में क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल, विपक्ष के राष्ट्रीय दल कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल जेजेपी और दूसरे निर्दलीय, इनकी मुझे लगता है कि यूनिटी इस तरह की स्थापित होना बड़ा मुश्किल काम है, असंभव सही दिखाई देता है। असंभव सा इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूरा लेगी और वो कहीं अपना जोड़ तोड़ जो भी संख्या बल अभी उसके साथ है उसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, फिलहाल के लिए तो जो आंकड़े समझ आ रहे हैं उससे समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया करूंगी मैं अमित जी आपका भी, राजेंद्र जादौन जी आपका भी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में राज्यसभा का सियासी गणित हमने आपको समझाया, जिस तरह से एक सीट हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई है, उपचुनाव भी इस पर होगा और ये उपचुनाव जो है राज्यसभा का बेहद दिलचस्प माना जा रहा है।